हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो विज़न आईएएस के 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स है, ठीक है। अब इसमें जो है मैं कंपैरिजन कर रहा था विज़न और इनसाइट्स में। इनसाइट्स जो है आपके बेसिक जो होंगे ना, आपके जैसे लक्ष्मीकांत है, बेसिक बेसिक जो बुक होगी उसको अच्छे से कवर करता है। साथ में करंट अफेयर भी उसके अच्छे होते हैं, पर जो टॉपिक होते हैं वो तगड़े ज़्यादा इसके होते हैं, ठीक है, जो आपको यूपीएससी के लेवल को डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो विज़न आईएएस के करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ टुडे में जो टॉपिक है वो है वो देखते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI ने जो 3 टर्मिनल हैं उनको क्या किया, उनके निजीकरण पे, प्राइवेटाइजेशन पे निविद शर्तों को ईजी कर दिया। निविद शर्तें मतलब जो टेंडर टर्म्स होते हैं, टेंडर का मतलब जो प्रस्तावित जो शर्तें होंगी ना उनको जो है ईजी कर दिया है, ताकि जो है निजीकरण को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। अब देखिए इनको क्या किया, IWAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग NW1 पर वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल्स के निजीकरण के लिए निविदा शर्तों में जो है कुछ राहत प्रदान की है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि NW1 है क्या एक्चुअली में। इसको मैंने जो है इसी में अरेंज कर रखा है PDF में, तो थोड़ा सा हम आगे जाके एक बार देख लेंगे। देखिए हमारी ये है NH, इसके बारे में आप थोड़ा सा खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। NW1 जो है आपको एटलीस्ट ये 5 तो याद होने चाहिए। NW1 कहाँ पे है, NW2 3 4 5, सॉरी 4 तो है नहीं, 5 और 6, ठीक है। जो 1 है वो है प्रयागराज हल्दिया स्ट्रेच पे जो है ये लोकेटेड है। और नदी कौन सी है इसमें, कौन सी रिवर पे, गंगा, भगीरथी और हुगली नदी, ठीक है। अब ये कौन सी स्टेट से जाएगा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इसकी सबसे ज़्यादा लेंथ इसी की है, ठीक है, 1620। और उसके बाद आप ये जो 4 ये भी एटलीस्ट ये ध्यान में तो रखिएगा आपने, ठीक है। एक दो बार इस वीडियो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जो है एटलीस्ट ये 5 तो याद कर लीजिए, वैसे तो काफ़ी सारे हैं। उसके अलावा ये NH1 की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ से जाता है, इलाहाबाद से स्टार्ट होते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे लेके जाता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आगे क्या दे रखा है कि जो इनकी मॉडल्स, जो मल्टी मॉडल टर्मिनल्स है, इनके लिए क्या किया है, कुछ जो टेंडर टर्म्स है उनको राहत प्रदान किया है। अब MMT का क्या है, काम क्या है, इसका जो काम है वो इक्विप करना, ऑपरेट करना और ट्रांसफ़र करना, EOT मतलब सज्जित करना, उसको संचालित करना और स्थानांतरित करना। जो हमें वाटरवेज जो दिया गया है ना, ये जो इलाहाबाद से और हुगली नदी पे समाप्त हुआ है, इसको क्या करना है, इक्विप करना है, ऑपरेट करना है और ट्रांसफ़र करना है। जो सामान आपका होता है ना वो जो है पानी के रास्ते से इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो EOT मॉडल का उपयोग वस्तुतः वहाँ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ होता है इसका, जहाँ पे बुनियादी ढांचा पहले से ही आपको गिवन है, सरकार ने बना के दिया है, इस पर कोई पूंजीगत निवेश नहीं होगा, बस आपको इसको क्या करना है, ऑपरेट करना है, ठीक है। जो भी इसमें पैसा आएगा वो आपके पास आएगा, आपको बस अपना प्राइवेट जो है आपकी बोट का यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। तो NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है, अभी हमने देखा। और कौन सी नदी पर है, गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र से संबंधित है। यह जलमार्ग कौन से प्रदेश में, ये भी हमने देखा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 4 स्टेट से होकर गुजरता है। MMT को जल मार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। इसके जल मार्ग परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 1500 से 2000 टन वजन तक के बड़े जहाज़ों के नौ परिवहन के लिए वाराणसी से हल्दिया के मध्य गंगा के विस्तार को विकसित करना है। मतलब इससे क्या होगा, आपको जो सामान होगा वो कार्गो में जाएगा, ठीक है। कार्गो होता क्या है, अगर हम देखें तो देखिए इस टाइप का होता है कार्गो, इस टाइप का होता है कार्गो, ठीक है। तो इस टाइप के उसमें जो आपको सामान लेके जाना है, और सामान में आप कुछ भी ले जा सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से इलाहाबाद से हुगली नदी तक कुछ सामान आप लेके जा रहे हैं, तो वापस आते टाइम क्या होगा, आप वहाँ से या तो फर्टिलाइज़र या कुछ भी ऐसा लेके आ जा सकते हैं जो वहाँ की स्टेट में जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो स्टील भी आप ला सकते हैं, वहाँ पे जो है स्टील उड़ीसा में है, जैसे वहाँ से अगर आप ट्रांसफ़र करके वहाँ पे ले आए उसे, जो कि अब डेवलप किया जा रहा है वहाँ उड़ीसा से और हुगली नदी तक का रास्ता, तो वहाँ से आप आराम से स्टील को भी अपना इंपोर्ट कर सकते हैं अंदर की स्टेट में। तो इससे क्या होगा, एक तो जो आपका जैसे कार्बन एमिशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, है ना। रोड पे जो ट्रांसपोर्ट होता है इसकी वजह से वो भी काफ़ी कम होगा। तो इसके आपको जो है काफ़ी सारे बेनिफिट हो जाएंगे, है ना। पैसा भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बचेगा, ठीक है। तो इसमें कितना वजन तक का सामान जा सकता है, 1500 से 2000 टन तक के बड़े जहाज़ों के नौ परिवहन के लिए वाराणसी से हल्दिया के मध्य गंगा नदी के विस्तार को इसमें विकसित किया जा रहा है, ठीक है। कार्गो में जो है बोट के अंदर कार्गो में सामान लिया जाएगा। IWA इस परियोजना के कार्यान्वयन एजेंसी है, मतलब नोडल एजेंसी है।
अच्छा, आपको जो है कमेंट सेक्शन में ये बताना कि ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, IWAI, ठीक है। तो इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्ग की विशेषकर कार्गो संचालन के लिए परिवहन के एक वहनीय मतलब जो सस्ता वहनीय होता है, सस्ता और पर्यावरण के अधिक अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देगा, ठीक है। आपका रोड पे जो वो होगा, ट्रैफिक भी कम होगा, है ना। और या फिर रेल से आ रहा है तो उसमें भी आपके जो है ईंधन बचेगा वहाँ पे भी, मतलब सबसे चीप जो आपको पड़ेगा ये वो पड़ेगा, रास्ता पड़ेगा। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर का नौवहन योग्य जलमार्ग विद्यमान है। काफ़ी बड़ा जो है वो है जलमार्ग विद्यमान है, परंतु 65% सड़क मार्ग का यूज़ करते हैं हम इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्गो सामान को। 27% रेल मार्ग का यूज़ करते हैं, है ना। सड़क परिवहन तो सबसे महंगा पड़ता है इसमें, है ना। तो माध्यम से माल की आवाजाही में 5% से भी कम है। जो पानी के जलमार्ग से जो हम आवाजाही होती है माल की, वो 5% से भी कम है। तो इसके लिए आप जो है इनके लिए प्राइवेट जो कंपनियां उनको इनवाइट करने के लिए इनकी शर्तों को सरल बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की परिकल्पना के समक्ष कठिन चुनौतियां विद्यमान हैं। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, इसके मामले में अगर हम बात करें तो भारत ने वर्ष 2022 तक 220 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट बनाने की ऊर्जा क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल जो सोर्स होते हैं, ठीक है, उनकी ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने की अपेक्षा की है। अब देखिए, पर अभी करंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितनी है, 90 गीगावाट है ओनली, ठीक है, जिसमें 36 गीगावाट सौर से है और 38 गीगावाट पवन से है, विंड एनर्जी है, ठीक है। तो इसके सामने विकास में चुनौतियाँ क्या है। सबसे पहले देखिए, अपर्याप्त विद्युत खरीद समझौते, जो पावर परचेज एग्रीमेंट है। अब ये क्या होता है, PPA। जैसे कि मान लीजिए आपने एक इंसान ने जो है इसको सबसे पहले बनाया, ठीक है, और एक इंसान होगा वो इसे खरीदेगा। तो इनके बीच में जो भी दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा ना, वो ये होता है पावर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है। एक बायर होता है, एक सेलर होता है। इनके बीच का एग्रीमेंट पावर परचेज एग्रीमेंट होता है। तो ये क्या है, अपर्याप्त है। विगत 2 वर्षों में प्रदान की गई सौर ऊर्जा परियोजनाओं के 18 गीगावाट में से 16 गीगावाट का तो PPA जो है सम्मिलित ही नहीं किया गया, मतलब ये बनाया ही नहीं गया कोई एग्रीमेंट, है ना। तो इस परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एक सबसे बड़ी बाधा है। भूमि की उपलब्धता भी इसमें सबसे बड़ी बाधा है, ठीक है। इसके लिए लैंड जो है वो अवेलेबल नहीं है इतनी। पारेषण अवसंरचना का अभाव, पारेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन। अब आपने बिजली बना ली, ठीक है, और उसको ट्रांसमिट भी तो करोगे। ये तो है नहीं से कंटेनर भर के हम भेज सकते हैं, है ना। तो उसके लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए कि उसको ट्रांसमिट करे, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसमिट करे, और सस्ता भी पड़े। वो ये ना हो कि हम महंगे में उसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो लगभग 24 गीगावाट और की सौर ऊर्जा क्षमता के लिए अन्य केंद्रीय और राजस्व एजेंसी द्वारा प्रदान की गई परियोजना हेतु पारेषण कनेक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है। 24 गीगावाट तक की हमारे पास कनेक्टिविटी है ही नहीं। उसके अलावा विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा विकासकर्ताओं को विलंब से या जैसे कि मान लीजिए आपने बिजली प्रोड्यूस करी, खरीदने वाला भी है, पर इनके बीच में भी तो एक होगा विद्युत वितरण कंपनियाँ जो यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँचाएगी, है ना। वो क्या करते हैं, तो लेते हैं क्लीन एनर्जी को, पर उसको क्या करते हैं, उनको जो पैसा होता है उसमें या देने में या तो विलम्ब करते हैं इनको वापस देने में, ठीक है। तो इस और या फिर विलम्ब करते हैं या फिर भुगतान ना करने के कारण निवेश की अत्यल्प रुचि, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो विलम्ब करेंगे या पैसा उनका नहीं देंगे तो जो बनाने वाला है ना, जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसकी रुचि नहीं होगी कि मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूं, क्योंकि या तो यहाँ पे इसके पास जो है हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बीच में, या फिर जो बीच में ट्रांसमिट कर रहा है वो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है ना। तो उसकी रुचि क्या हो जाएगी, अत्यल्प हो जाएगी बनाने में, ठीक है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अब सरकार ने इस मामले में क्या कहा है, सरकार ने कहा है कि विकासकर्ताओं को स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष जो FDI है उसको 100% तक अनुमति देकर सुविधा प्रदान की है, ठीक है। पर सरकार ने FDI का फॉरेन जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको 100% छूट दी है कि आप आओ यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करो और जो है इसको ट्रांसमिट करो, ठीक है। जून 2023 से पूर्व प्रारंभ होने वाली नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा को अंतर्जातीय बिक्री हेतु अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र और नुकसान को माफ़ किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जून 2023 से पहले जो भी जो रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना जो भी है वो सौर और पवन ऊर्जा की अंतर्राज्यीय बिक्री हेतु अंतर्राष्ट्रीय जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन होगा, जो भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो भी आपका ट्रांसमिशन का जो भी खर्चा आएगा, उसमें भी जो शुल्क होगा ना वो माफ़ किया है सरकार ने, है ना। ताकि लोग जो है प्रेरित हो, जो इस फील्ड में है वो प्रेरित हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को मैन्युफैक्चर करें, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा क्या है,
तीसरा जो वो है आर्टिकल न्यूज़ है वो ये है, भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के निर्माण कार्यों को प्रति संतुलित मतलब बैलेंस करने के लिए नदी पर बांध बनाने की योजना निर्मित की है। ठीक है, भारत ने भी जो है 10 गीगावाट की क्षमता की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए योजना पर विचार कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जो चाइना है ना, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के निचले भाग पर, मान लीजिए ये आपका जैसे कि नेपाल और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से यहाँ से आती है वो, और फिर यहाँ से मुड़ के और इधर पश्चिम बंगाल में चल जाते। तो अभी तक वो क्या कर रहा था, इनिशियल में या बीच में बना रहा था अपनी परियोजना, पर अब क्या हो रहा है, अब जो है वो यहाँ नीचे वाले स्तर पे बनाने लगा है धीरे धीरे, मतलब यहाँ अरुणाचल प्रदेश के आसपास आके निचले स्तर पर अपने परियोजनाएं बनाने लगा है। ठीक है, निचले भाग पर एक विशाल बांध बनाने का निर्माण कर रहा है। अभी 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है ये। ठीक है, चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के मध्य ब्रह्मपुत्र पर बांध का निर्माण संभवतः दूसरे विवाद बिंदु के रूप में विकसित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर उसने डैम बना लिया तो वो क्या करेगा, वाटर का जो प्रेशर होगा उसे कंट्रोल कर सकता है। इंडिया में जो आने वाला होगा, मान लीजिए कल को युद्ध हो जाता है तो वो क्या करेगा, या तो कम कर देगा या बहुत ज़्यादा रोक के उसे और एकदम से छोड़ देगा। तो बाढ़ भी पड़ सकता है, सूखा भी पड़ सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसके लिए भारत ने भी 10 गीगावाट का एक परियोजना, विद्युत परियोजना वहाँ पर बनाने का सोचा है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के मध्य ब्रह्मपुत्र पर बांध का निर्माण संभवतः दूसरे विवाद बिंदु के रूप में विकसित हो सकता है। भारत के लिए सरोकार, इसमें भारत का क्या वो होगा, बेनिफिट होगा, मतलब भारत की नदियों में देखिए सरोकार का मतलब होता है, सरोकार का मतलब यहाँ पे वो है चिंता, मतलब भारत की क्या चिंता है इस मामले में। ठीक है, भारत की नदियों कुल प्रवाह, जो कुल टोटल प्रवाह है भारत में ब्रह्मपुत्र का, वो 29% है, जिसमें अगर उसकी आप कुल जल विद्युत क्षमता देखो, जो हाइड्रोलॉजिकल पावर होती है किसी भी उसकी नदी की, वो 44% हिस्से के कारण ब्रह्मपुत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है भारत में। ठीक है, चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के जल के संभावित व्यपवर्तन से भारत में जल गुणवत्ता पारिस्थितिकी संतुलन, अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र पर कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा, उसकी जल गुणवत्ता पारिस्थितिकी संतुलन और बाढ़ प्रबंधन प्रभावित हो सकते हैं इससे। ठीक है, तो यह नदी के अनुप्रवाह जो उसका नेचुरल प्रवाह है क्षेत्र में चीन की प्रथम परियोजना है और यह अरुणाचल प्रदेश से संलग्न सीमा पर स्थित है। ठीक है, चीन के अन्य बांध, जो उसके अन्य बांध है झागमू, जिक्सू, ये क्या है, ये ऊपरी और मध्य विस्तार पर है। ठीक है, वही सेम ऊपरी और मध्य विस्तार पर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के निचले स्तर पर कोई भी बांध नहीं था। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, भारत सरकार किए जा सकने योग्य उपाय। भारत सरकार के पास क्या उपाय है इसके अलावा भारत उन देशों के गठजोड़ का नेतृत्व कर सकता है जो सीमा पार नदियों को साझा करते हैं, और इसके लिए साझा संस्थागत तंत्र की स्थापना भी कर सकता है ना। जैसे कि उन देश, जैसे कि ब्रह्मपुत्र के नीचे कौन से हैं, नेपाल हो गया या फिर भूटान हो गया, है ना, इन देशों से गठजोड़ कर सकता है। यहाँ पे इसका इफेक्ट बांग्लादेश पे होगा तो इससे भी गठजोड़ कर सकता है। इन तीनों को मिला के कोई अपना वो बना सकता है अलग से, या फिर जैसे कि क्वाड हमारे पास पहले से ही एक वो है। ठीक है, उसमें अपनी जो है मजबूती से अपना वो तंत्र एक स्थापित कर सकता है। ठीक है, एक दक्षिण एशियाई जल सूचना ग्रिड को बढ़ावा देना, दक्षिण एशियाई में जो जल सूचना ग्रिड है उसको बढ़ावा देना, है ना, और जल प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुसरण करना। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अभी देखिए अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में निर्मित चक्रवाती तूफान को लेकर तमिलनाडु और केरल में चेतावनी जो है जारी की गई। देखिए, एक हफ्ते पहले क्या हुआ था, पूर्व दक्षिण राज्यों को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, जिसका नाम क्या था, निवार था। ठीक है, के उपरांत एक सेकेंड, देखिए बंगाल की जो खाड़ी है उसमें अभी जो है एक हफ्ते पहले जो तूफान आया था जिसका नाम निवार था, के उपरांत बंगाल की खाड़ी में एक नया तूफान आया जिसका नाम क्या है, बुरेवी, निर्मित हो रहा है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो भी चक्रवात है, तीव्र वृत्ताकार तूफान होते हैं जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया के इधर का टेम्परेचर क्या है, उष्णकटिबंधीय महासागर। इन चक्रवातों की विषमता क्रम वायुमंडलीय दाब पर डिपेंड होती है। प्रचंड पवनें आती है, इसमें अत्यधिक वर्षा होती है इनके अंदर। ठीक है, उन्हें उत्तरी अटलांटिक और पूरी, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पीसीएस में भी आया था
और अगर किसी ने केबीसी देखा होगा तो ये उसमें भी आया हुआ था, ठीक है। उन्हें जो है उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में क्या कहते हैं, हरिकेन, दक्षिण पूर्व और चाइना में क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं, और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इन चक्रवातों के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ क्या इन्हें लगती है। अब समुद्र की सतह का उच्च तापमान, जो उसकी सरफेस होगी ना समुद्र की, उसकी सतह का क्या हो, हाई टेम्परेचर हो। कोरियोलिस बल की उपस्थिति, मतलब कोरियोलिस बल कौन सा होता है, ये होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ये अगर जो है ऐसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट में घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे क्या होगा, जो इसकी सतह पे जो भी चीज़ होगी उन पे जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इसी साइड पे ही, जैसे कि आप एक बस में बैठे, ठीक है, तो क्या होता है, आप अगर बस कई बार अगर रुक जाती है जैसे, तो आप क्या होता है, आपकी बॉडी सेम उसी पोजीशन में रहना चाहती है, तो वो आगे की तरफ जाती है सेम, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो ऐसे ही होता है, इस पे जो होंगी जितनी भी सामान उस पर होगा, उस पर जो फोर्स लगेगी वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, कोरियोसिस बल की उपस्थिति कहलाता है। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, जो भी हमारी ऊर्ध्वाधर पवनें होंगी, इसके लिए आपको ज्योग्राफी का जो 11th क्लास का चैप्टर है उसको एक बार पढ़ना होगा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर पवनें जो होती हैं वो उनकी जो स्पीड होती है उसमें अंतर कम होना, कभी तेज़ कभी कम हो जाना, है ना, जिससे जो है पानी या तो बहुत ऊपर जाएगा या नीचे भी जा सकता है। एक पूर्व मौजूदा कमज़ोर जो है लो दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, या फिर समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। समुद्री तल तंत्र पर क्या होगा, जो अपर डाइवर्जन, जो पानी का जो है अपर डाइवर्जन होगा, ठीक है, पानी का नहीं सॉरी एयर का जो है अपर डाइवर्जन होगा, ठीक है। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी चक्रवात के प्रति अधिक प्रवण है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी उच्च वर्षा प्राप्त करती है। जो बंगाल की खाड़ी होती है उसमें जो है हाई टेम्परेचर, जो हाई वो होती है, रेन होती है, जो चक्रवात निर्माण के लिए आवश्यक आर्द्रता प्रदान करती है, ठीक है। जो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा इंडिया है, तो इसके जहाँ पे ये होता है ना बंगाल की खाड़ी, इसमें जो है जितने भी वो पवनें चलती है वो इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज में जो है पानी को रोटेट करती हैं, ठीक है। तो और ये जो है जैसे ऑस्ट्रेलिया इस साइड है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ आती है सारी, जो भी हमारे जो चक्रवात आते हैं, ठीक है। इसी का ये कारण है कि ये यहाँ से जब बनती है तो ये इधर ना टकरा के ये इधर चली जाती हैं अफ्रीका की तरफ, ठीक है। और वैसे भी इधर टकराएंगे भी तो हमें ज़्यादा बेनिफिट वो नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जितना भी एरिया है ना मैक्सिमम ये पठारी इलाका है, मतलब पहाड़ी इलाका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आएंगे भी तो इतना हमें इफेक्ट नहीं होगा, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है इसकी वजह से। बंगाल की खाड़ी उच्च वर्षा प्राप्त करती है, जो चक्रवात निर्माण के लिए आवश्यक आर्द्रता प्रदान करती है। प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले टाइफून भी बंगाल की खाड़ी में निर्मित चक्रवातों को प्रभावित करते हैं, जबकि अरब सागर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ताजे ताजे जल के लगातार अंतर्वाह से जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो पानी आता है वो ठंडा होता है, और जल समुद्र का जल क्या होता है, गर्म होता है। इसकी वजह से भी जो है मिश्रण द्वारा करना असंभव हो जाता है, जिससे चक्रवात अवदाब साइक्लोनिक डिप्रेशन बनता है, जिसके लिए साइक्लोनिक डिप्रेशन की ये एक आदर्श स्थिति है। यहाँ वर्ष भर मंद पवने, मौसम का तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर सरकार ने क्या किया इस मामले में, सरकार ने देखिए चक्रवात प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहले जो है राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, ये जो है वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने मिलकर चलाई है, जिसमें क्या किया जाता है, पूर्वानुमान, निगरानी, चक्रवात की चेतावनी प्रणाली के उन्नयन के इन सब ये सब किया जाता है इसमें, ठीक है, क्रियान्वयन किया जाता है इनका। सेकंड क्या किया है, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना का संचालन करती है। भारत में व्यापक तटीय प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय क्षमता में सुधार हेतु ये बनाया गया एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना। उसके अलावा चक्रवातों का रंग संकेत वर्गीकरण, जो कोडिंग होती है जिसमें अलग अलग होता है, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है, उससे पता चलता है वो हर, जैसे कि आपका भी चक्रवात कितनी दूर है, मान ली 24 आवर है या 48 आवर है या फिर 72 आवर है, इस टाइप से वो बताते हैं। जैसे यहाँ पे होगा तो 24 आवर होगा तो रेड वो आ जाएगी कि हाँ ये कलर कोडिंग मतलब उन्होंने जारी कर रखी है, जो हमारा इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कलर कोडिंग भी इन्होंने तैयार कर रखी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये हमारा क्या है, कोरोलिसिस इफेक्ट है, मतलब अर्थ हमारी ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। तो इसका जो भी इसके ऊपर होगा, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है, तो इसके ऊपर जो वाटर होगा वो भी इस टाइप से ही वैसे ही रोटेट कर रहा होगा वो,
ठीक है। ऊपर से अगर विंड आके उसे और जो है उसमें कर देगी, मोशन में कर देगी, तो उसकी जो है ये भी बढ़ती जाएंगी। उसके बाद अलग अलग कंडीशंस जो दे रखी है चक्रवात उत्पन्न होने के लिए, वो भी वहाँ पे काम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद अगली न्यूज़ क्या है, शीघ्र ही समुद्री थिएटर कमान जो है स्टार्ट किया जाएगा, की स्थापना की जाएगी। मतलब इसका मतलब है जो MTC है, इसमें मतलब तीनों सेनाओं को एक ही उसके नीचे ले आया जाएगा। ठीक है, तीनों सेनाओं को यहाँ पे मान ली थल सेना, वायु सेना, ठीक है, और जो मैरीटाइम हुआ है, इन तीनों को एक ही कमांड के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते क्या दे रखा है। 2021 में गठन हेतु प्रस्तावित 5 थिएटर स्तरीय कमान में से, अरे यार एक सेकेंड, तो इनमें क्या दे रखा है, देखिए 5 थिएटर स्तरीय कमान में MTC प्रथम है, इसको जो है फर्स्ट पे रखा गया है। इसमें क्या किया गया है, अन्य योजना अंतर्गत थिएटर कमान के लिए एक वायु रक्षा थिएटर कमान है और 3 थल सेना थिएटर कमान शामिल है। इसमें जो है ये शामिल है, 1 वायु सेना और 3 थल सेना। ठीक है, किसी विशिष्ट सैन्य इकाई को कमान के अधीन रखने के का उद्देश्य वर्तमान के उच्च जो हाई प्रौद्योगिकी आधारित मतलब हाईटेक जो युद्ध होंगे उनके लिए क्या किया गया है, संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक ही थिएटर कमांड के नेतृत्व अधीन में थल, नौसेना और विमान, इन तीनों को एक ही के नीचे रखा गया है, ताकि अगर हमारा हाईटेक कोई भी युद्ध होता है तो हमारे पास ये ना हो कि मतलब तीनों का आपस में एक तो समन्वय होगा, तीनों एक ही अगर उसके नीचे आएंगी तो तीनों को यहीं पे रिपोर्टिंग करना होगा, तो तीनों का आपस में भी कुछ समन्वय होगा। अगर इन्होंने मान लीजिए एक हाई जो वो होंगे, इन्होंने ऑर्डर दिया कुछ, तो फटाफट इन तीनों के पास जाएगा, है ना, तीनों की कनेक्टिविटी आपस में बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये ऐसा किया जा रहा है। वर्तमान संरचना में 17 भिन्न भिन्न कमान शामिल है, जिसमें से 7 थल सेना है, 7 वायु सेना है और 3 नौसेना है। ठीक है, टोटल अभी 17 है, पर 17 के 17 अलग है। अंडमान और निकोबार कमान तथा सामरिक बल कमान केवल 2 एकीकृत त्रिसेवा कमान है। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारी अंडमान निकोबार की कमान है और सामरिक जो वहाँ पे वो बल कमान है, केवल 2 एकीकृत त्रिसेवा कमान के अंतर्गत आती है ये। ठीक है, प्रस्तावित MTC के बारे में क्या है, वर्ष 2017 में संयुक्त बलों के सिद्धांत में निहित विस्तृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नौसेना, थल सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की परिसंपत्तियों को एकीकृत करेगी। इन तीनों को जो है एकीकृत किया जाएगा। इनको किसके में डिवाइड किया जाएगा, यह सिद्धांत सशस्त्र बलों के मध्य उच्च अंतर सक्रियता और सुगमता का प्रावधान करेगी। अंतर सक्रियता और सुसंगता का प्रभाव करेगी। इसका उद्देश्य क्या होगा, विविध भौगोलिक क्षेत्रों के साथ अनुकूलन के लिए एक लचीली बल संरचना का उपयोग करके शत्रु क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते हेतु इन तीनों को क्या करेगी, समन्वय स्थापित करेगी। इससे पूर्वी और पश्चिमी 2 में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक पूर्वी एक पश्चिमी। जो अंडमान निकोबार है वो पश्चिमी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो सॉरी पूर्वी के अंदर आ जाएगा, वो को पूर्वी नौसेना कमान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं थोड़ी सी। इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर का रोशनी अधिनियम, इसको क्या किया, अभी अनियमितताओं के संबंधित आरोपों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। ठीक है, जिसे रोशनी अधिनियम कहा गया था। अब देखिए इसमें क्या था, जो राज्य भूमि है वो जो वहाँ के कब्जाधारी है उनको वहाँ पे हस्तांतरित करनी थी। ठीक है, जो सरकार द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान के अधीन किया जाना था। ठीक है, इससे सरकार को जो है जो पैसा आता, जो सृजित आय होती, उससे जल विद्युत परियोजना को आरंभ किया जाता, जिसकी वजह से इसका नाम रोशनी पड़ा। ठीक है, जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली बनाई जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम रोशनी पड़ा। उसके बाद केकर के विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के मध्य जो भी बैंक और NBFCs है के मध्य विद्यमान असमानताओं को उनकी विशेषताओं के संदर्भ में दर्शाया जाएगा। मान लीजिए ये के कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई बैंक को हम मेज़र करते हैं यहाँ पे, तो उन दोनों के बीच जो है असमानता, मान लीजिए यहाँ पे SBI है। ठीक है, यहाँ पे हमने PNB रख दिया। अगर ये यहाँ पे है तो इनके बीच असमानता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पे है तो इनके बीच असमानता क्या होगी, कम होगी। तो इसके के कर्व इसीलिए बोलते हैं इसे। वित्तीय संस्थाएं जो भी होंगी, बैंक होगा, NBFCs होंगी, के मध्य विद्यमान असमानता को उनकी विशेषताओं के संदर्भ में दर्शाया है, जो उनके भावी विकास और लाभप्रद को निर्धारित करती है। ठीक है, के कर्व के विस्तृत होने का अर्थ होगा यह असमानता बढ़ रही है, जबकि के कर्व का विस्तार का संकीर्ण अगर कम होता है तो इसका विपरीत होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रीन चारकोल में क्या है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय ग्रीन चारकोल हैकाथॉन का आयोजन किया गया। ठीक है, इसका मंत्रालय जरूर याद रखिएगा किसके अंदर आता है, ये
विद्युत मंत्रालय के अंदर, ठीक है। इसका उद्देश्य खेत में कृषि अवशेष के दहन की प्रथा को समाप्त करके वायु को स्वच्छ बनाना, ठीक है। जो भी कृषि अवशेष है उसको जो है कन्वर्ट कर देंगे ये, ठीक है, जैव ईंधन में। कैसे? प्रथा को समाप्त कृषि अवशेषों से नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन करके शामिल है। ग्रीन चारकोल वस्तुतः एक प्रकार का जैव ईंधन है जिसे स्थानीय और वहनीय रूप से मतलब सस्ता और जो स्थानीय हमें मिल जाता है इजीली, उससे बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए मौसम क्षेत्र के लिए अनुकूल कृषि अपशिष्ट पदार्थ, जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल होगा ना, वो एक भट्टी में कार्बनीकृत, जैसे कि आप लकड़ी से कोयला बना लेते हैं ना, तो इस टाइप से जो कृषि का जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसको जो है कार्बनीकृत किया जाएगा। एक जैविक पदार्थ को कार्बन या कार्बन युक्त अवशेषों में परिवर्तित करना, ये कार्बनीकृत कहलाता है। इसका दहन स्वच्छ होगा, धुआं होगा पर कम होगा, जो श्वसनीय संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। उसके अलावा भारत का प्रथम 100 ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल, मतलब ऑक्टेन संख्या क्या होती है, जिसका जितना ऑक्टेन संख्या होता है वो उतना ही जो है उच्च कोटि का ईंधन माना जाता है, ठीक है। तो हाल ही में इंडियन ऑयल ने क्या किया, ने देश में विश्व स्तरीय प्रीमियम ऑयल जो है ऑक्टेन जिसका नंबर 100 है को लॉन्च किया। XP100 ब्रांड नाम वाला यह प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 10 शहरों में लॉन्च किया जाएगा। ऑक्टेन संख्या आवेशित या समय से पहले इग्नाइट प्रीमैच्योरली होने हेतु ईंधन के प्रतिरोध की एक माप है, ठीक है। इग्नाइट प्रीमैच्योरली पहले ही जल जाता है वो, ठीक है। जबकि ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्थिर होगा, ठीक है। जो गाड़ी में जैसे आग लग जाती है तो वो इसी की वजह से लगती है, इग्नाइट प्रीमैच्योरली। आपातकालीन उपयोग स्वीकृति, ये क्या है, जो हाल ही में जो वैक्सीन जो लॉन्च हुई जो आ रही है उसका इमरजेंसी यूज़ के लिए जो है अभी अनुमति मांगी जा रही है, ठीक है। टीकों को प्रशासित करने हेतु एक विनियामक मतलब रेगुलेटरी प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। हालांकि कोविड-19 जैसी आपातकालीन स्थितियों में विनियामक प्राधिकरण ने वैक्सीन और दवाओं को अंतरिम स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है। अंतिम परीक्षणों के पूर्ण होने तक EUA दवा या वैक्सीन को एक सेकेंड